जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची कॉलेजेस के पेपर के सलूशन का आगाज किया था। डीजे कॉलेज का एक बहुत शानदार, बहुत अच्छा पेपर मैंने आपको सॉल्व करके अपलोड किया था। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत, शानदार पेपर जो कि आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का है। तो आइए इस पेपर की तरफ चलते हैं और इसके सलूशन पर बात करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि आज का हमारा पेपर अ, आदमजी साइंस कॉलेज का पेपर है, केमिस्ट्री पेपर 1। और सबसे पहला पोर्शन, सेक्शन ए, एमसीक्यूज कहते हैं जिसको। चूज द करेक्ट आंसर। कूलिंग अप्लायंसेस like air condition, refrigerator are working on the principle of। बच्चों, ये वो प्रिंसिपल आपके सामने लिखे हुए हैं जिनके अंडर कूलिंग अप्लायंसेस काम करते हैं। डेफिनेटली कूलिंग अप्लायंसेस का कॉमन आयन इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, पाउली प्रिंसिपल से कोई ताल्लुक नहीं है, ली शैटलियर प्रिंसिपल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है जूल थॉमसन इफेक्ट। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। बच्चों, C2H2 का मतलब होता है इथीन। इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड जब भी हो कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, पार्ट पर ट्रिलियन। आप सब जानते हैं कि पार्ट पर मिलियन का मतलब 10⁻⁶, और पार्ट पर बिलियन का मतलब 10⁻⁹, पार्ट पर ट्रिलियन का मतलब है 10⁻12। और बच्चों, इफ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज 20 ग्राम, किसी भी कंपाउंड की थ्योरेटिकल यील्ड 20 ग्राम है, इट्स एक्चुअल यील्ड इज 16 ग्राम, देन परसेंटेज यील्ड ऑफ कंपाउंड। बच्चों, परसेंटेज यील्ड आपको निकालनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल यील्ड को ऊपर लिखेंगे 20, एक्चुअल यील्ड को नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 16, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिलेगा आपको 80%। ठीक है। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया ऑब्टेन इज। आप अगर रिएक्शन को रियलाइज करें, पहली बात तो यह है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है मैक्सिमम यील्ड के लिए। तो टेम्परेचर का तो फाइनलाइजेशन हो गई। अब आप अगर आप रिएक्शन को देखें तो गैसियस रिएक्शन है। रिएक्टेंट के मोल 1+3 यानी 4 हैं, और प्रोडक्ट के मोल 2 हैं। तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं तो आपको हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो बच्चों, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और बात करें दिस इज नॉट स्टेट फंक्शन। बच्चों, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ऑल्टर करने से स्टेट ऑल्टर हो जाए। तो इंटरनल एनर्जी अगर किसी सिस्टम की चेंज करेंगे तो सिस्टम की स्टेट जब चेंज हो जाएगी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी अगर किसी सिस्टम की चेंज करेंगे तो सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी, इसका मतलब एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर बदलने से
स्टेट बदल जाती है तो टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। बच्चों वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। और बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन, इनमें से कौन सा बफर सोल्यूशन नहीं है? तो पहला जो आंसर है वो वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस है, यानी बफर। दूसरा जो आंसर है वो वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड है, यानी बफर। तीसरा आंसर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड है, यानी बफर। और चौथा आंसर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बफर नहीं बनता। ठीक है बेटा। द हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग, इन तमाम मॉलिक्यूल में सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन फ्लोराइड की है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड तोड़ना मुश्किल काम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चों डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है। और लीस्ट एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बच्चों लिक्विड वाटर 4 डिग्री, लिक्विड वाटर 25 डिग्री, स्टीम 100 डिग्री और आइस एट 0 डिग्री। याद रखिएगा, सॉलिड की सॉलिड की एंट्रोपी लीस्ट होती है और आइस 0 डिग्री पर सॉलिड होता है। तो इन चारों केसेस में लीस्ट एंट्रोपी आइस की होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस। गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड, जिस रॉड को हम कहते हैं गैल्वेनाइज वो कोटेड होती है विद जिंक। How many moles of NaOH are present in 2 decimeter cube of 1 molar aqueous solution of? बच्चों आपसे कह रहे हैं कि 2 डेसीमीटर क्यूब का 1 मोलर सोल्यूशन है। 2 डेसीमीटर क्यूब का 1 मोलर सोल्यूशन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट? अगर 1 मोलर है और 2 डेसीमीटर क्यूब है, अगर 2 मोलर है और 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो डेफिनेटली NaOH का NaOH 1 मोल अगर होता तो हाफ मोलैरिटी होती। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 मोल। अगर 2 डेसीमीटर क्यूब है तो 1 मोलर जब ही होगा जब उसके अंदर मोल 2 होंगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल शुगर, शुगर का फार्मूला दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल में कार्बन 12 है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल में कार्बन 12 है, तो एवोगैड्रोस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब एवोगैड्रोस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7.224 इंटू 10 पावर 24। तो शुगर के 1 मोल में कार्बन एटम इतने होंगे। और बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर? सोडियम आयन और नियोन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन 10-10। सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉन 10 और 10। सोडियम आयन और कैल्शियम आयन ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 और कैल्शियम में 20। ठीक है बेटा। और द करेक्ट रिलेशन बिटवीन debye एंड कूलम इनटू मीटर। बच्चों
1 डी बराबर होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर के। ठीक हो गया। और इन NaCl each sodium ion is surrounded by Cl negative ion in the number of 6। एक सोडियम सराउंडेड होता है बाय 6 Cl नेगेटिव आयन। ये बेटा आपके आदमजी कॉलेज के पेपर का सेक्शन ए पूरा हुआ। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। आंसर एनी 9 और सबसे पहला डिफाइन एनी 4। बच्चों एब्सोल्यूट जीरो, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनमें से 4 आपको डिफाइन करने हैं। और मुझे उम्मीद है ये आपने अब तक याद कर भी लिए होंगे। और अगर ये ना कर सके तो डिफरेंशिएट करना है एनी टू। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारे काम आपके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। आपको इक्वेशन गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि मास ऑफ 49 ग्राम सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग decompose completely to potassium chloride with liberation of oxygen gas। और इक्वेशन गिवन है। डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट STP। बच्चों ये क्वेश्चन हमारी बुक का क्वेश्चन है और हमारी बुक में 1.8 चैप्टर नंबर 1 की 8वीं एग्जाम्पल है। हम इसको क्लास में भी कर चुके हैं, फिर भी एक मर्तबा फिर किए लेते हैं। जिसका मास गिवन था उसका मोलर मास और जिसका वॉल्यूम निकालना था उसके नीचे उसका मोलर वॉल्यूम लिख दिया। अब क्या करेंगे? According to balanced chemical equation, 245 gram potassium chlorate produce 67.23 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन और 1 ग्राम से इतनी बनेगी और 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पोटाशियम क्लोरेट अगर 49 ग्राम हो तो ऑक्सीजन हमें 13.446 डेसीमीटर क्यूब मिलेगी। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ये डीजे कॉलेज के पेपर में भी था। स्टेट N+L रूल एंड हुंस रूल। N+L रूल और हुंस रूल को स्टेट करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है Cl-1। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होगा। ज्यादा का मतलब 17 की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चों कॉपर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 इलेक्ट्रॉन की करनी पड़ेगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन आप ये बात जानते हो अगर D4 हो तो हाफ फिल्ड और D9 हो तो इनकम्प्लीट। D4 या D9 हो, दोनों सूरतों में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाकर लिखना होता है। तो हमने कहा कि बट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। जी बेटा स्टेबल क्या होगी? ये जो 4s2 है, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा D में और 4s1 रह जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3p6 3d10 4s1 ऐसे करके लिखना होगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। डीजे कॉलेज के पेपर में आया था O2, आदमजी कॉलेज के पेपर में आया N2 मॉलिक्यूल, एंड राइट डाउन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2।
लाजमी बेटा, N2O2 लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाउ इज इट established, एंड गिव 3 एप्लीकेशन, इंडस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूलर प्रोसेस। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बताना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होती क्या चीज है। उसके बाद बच्चों आपको इसके एप्लीकेशन की तरफ जाना होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, आपने सबसे पहले ये बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है और क्यों बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का सबब है। इसके बाद आपने एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 3, ऐसे करके बेटा इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा अपने पास और याद कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप ना कर सके तो आपको चॉइस दी जा रही है, डिफाइन यूनिट सेल। ये मॉडल पेपर में भी आया था। ओके बेटा, अच्छा। और ये अगला क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन का सलूशन इंशाल्लाह आपको सेपरेटली अलग से दूंगा। ठीक है, इसकी फिक्र मत कीजिएगा। A solution is made by dissolving 14.8 gram HCl in water। बच्चों ये आपकी याद दहानी के लिए, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है जो कि आदमजी कॉलेज के पेपर में आया हुआ है। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 14.8 ग्राम HCl, 14.8 ग्राम HCl को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया। इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 750 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, and HCl is assumed to be completely ionized, कैलकुलेट पीएच। बच्चों पीएच कैलकुलेट करनी है, जबकि HCl का मोलर मास 36.5 ग्राम पर मोल। आपको सबसे पहले पीएच मालूम करने के लिए आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करनी होगी, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करने के लिए आपको जो डेटा गिवन है, ये मोलैरिटी का डेटा गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूट का मास आपको गिवन है, मोलर मास आपको गिवन है, 1000 आपको गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको गिवन है। ऐसा करने से आपको मोलैरिटी पता चल गई। ओके, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता चल गई। और ये बात हम पहले से जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, और कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो जो कंसंट्रेशन एसिड की है वही H पॉजिटिव आयन की भी होगी। तो बताओ बेटा, H पॉजिटिव आयन की जगह कंसंट्रेशन डाली तो यूं हमें सॉल्यूशन की पीएच मिल गई। इस क्वेश्चन को हमने क्लास में भी ऐसे ही किया था, अभी भी आप इसको ऐसे ही कीजिएगा। ये बेटा आदमजी कॉलेज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 था, और ये पार्ट नंबर 7। ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज इज 60% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है, और आपने इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला गिवन है, तो आपने मोलर मास मालूम कर लिया, और सॉल्यूशन की मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। बच्चों सबसे पहला काम आपको बताना पड़ेगा कि 60% W/W इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट 60 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। Therefore
मास ऑफ वाटर, वाटर का मास पता चल गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने मोलैलिटी फाइंड करनी है, और मोलैलिटी के फार्मूले में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास कितना है 60, मोलर मास 62, और मास ऑफ सॉल्वेंट 40। सॉल्व करेंगे जब, तो आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी पता चल जाएगी। और बच्चों, मोलैलिटी पता चल जाने के बाद आपने मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। और मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का यानी सॉल्यूट का, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन मालूम करना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो सॉल्यूट के मोल तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, मास भी मालूम है और मोलर मास भी मालूम है। तो क्या किया, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास, डिवाइड में आ जाइए, वाटर का मास अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास। ऐसा करने से आपको मोल फ्रैक्शन पता चल गया। ये बेटा हमारी बुक का क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी किया है, इसको लाजमी प्रैक्टिस में ले आइएगा अपने। ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन रेट लॉ। रेट लॉ डिफाइन करना है। In list 5 factors which influence the rate of chemical reaction and describe the effect of surface area and concentration of reactant on rate of reaction। बच्चों पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि ये मॉडल पेपर में भी आया था, और मॉडल पेपर में आपसे 5 फैक्टर के नाम पूछे थे और टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा था। ठीक है, डीजे कॉलेज के पेपर में 5 फैक्टर के नाम पूछ रहे हैं और टेम्परेचर और सरफेस एरिया का इफेक्ट पूछ रहे हैं। और जबकि डीजे कॉलेज के पेपर में भी आप, आदमजी कॉलेज के पेपर में भी आपसे 5 फैक्टर के नाम पूछ रहे हैं, और 5 फैक्टर के नाम पूछने के अलावा बच्चों, 5 फैक्टर के नाम पूछने के अलावा आपसे कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड कंसंट्रेशन। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम के तमाम फैक्टर बहुत अच्छे करके तैयार कर लीजिएगा। बच्चों ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गिव कार्बन डाई सल्फाइड। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, आपसे कह रहे हैं, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज, इफ के सी इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻³ ठीक है बेटा, और टेम्परेचर आपको गिवन है जिसको केल्विन कर लिया, आर की वैल्यू आपको याद है, ओके, और डेल्टा एन, डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल। तो प्रोडक्ट के मोल इक्वेशन में देख लीजिए 1+4 5, रिएक्टेंट के मोल इक्वेशन में देख लीजिए 1+2, तो 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो 2। केपी कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, और बच्चों केपी का फार्मूला है केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन। तो आपने क्या किया, के सी की जगह के सी रखा, आर की जगह आर, टी की जगह टी, और पावर डेल एन यानी 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको केपी की वैल्यू मिल जाएगी ATM²। ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी किया था, आदमजी कॉलेज के पेपर में आया हुआ है। अगर ये ना कर सके, अगर बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो कि आसान है ना कर सके, तो इसकी चॉइस है और ये वही क्वेश्चन है जो 98 के पेपर में आया था, 2010 के पेपर में आया था, उसके बावजूद मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। यही क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है,
और यही क्वेश्चन आदमजी कॉलेज के पेपर में भी है। आपको रिएक्शन गिवन है और रेट कांस्टेंट गिवन है। आपसे कह रहे हैं राइट डाउन द रेट एक्सप्रेशन, फाइंड इनिशियल रेट when concentration of NO2 is 0.75 m. Find the rate constant when initial concentration of NO2 is doubled. चले बेटा जल्दी से बताइए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर जी। आपको रेट कांस्टेंट गिवन है, आपको कंसंट्रेशन गिवन है और रेट एक्सप्रेशन बनाने को कह रहे हैं, रेट निकालने को कह रहे हैं और रेट कांस्टेंट। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2। ठीक है। अच्छा पार्ट नंबर 2, फाइन इनिशियल रेट। अब रेट निकालना है, आपको के की वैल्यू गिवन है और NO2 की कंसंट्रेशन भी गिवन है। ऐसा करने से आपको रेट पता चल गया। अब आपको NO2 की कंसंट्रेशन डबल करके रेट कांस्टेंट निकालना है। और बच्चों ये वाली बात आपको सबसे पहले बतानी जरूरी है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 द होल स्क्वायर। Hence, if concentration of NO2 is doubled, और कंसंट्रेशन को डबल करके ब्रैकेट में दिखा भी दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 4 टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम इंक्रीज करके दिखा दिया और के की वैल्यू मालूम करी तो एक मर्तबा फिर के की वही वैल्यू आई जो हमें गिवन थी। ठीक है बेटा। और बच्चों अगली जो बात आपसे करनी है वो 9वां क्वेश्चन है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट को हीट करने से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, नो डाउट। द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। अगर गैस को कलेक्ट किया जाए ओवर वाटर, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, हमने क्लास में किया था। गैस कलेक्ट करी हमने 225 सेंटीमीटर क्यूब। गैस हमने कलेक्ट करी 225 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। आगे लिखा हुआ है इज कलेक्टेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 785 मिलीमीटर प्रेशर, मिलीमीटर टोटल प्रेशर। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड। और आखिर में लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.8 मिलीमीटर। तो वाटर वेपर्स के प्रेशर को माइनस कर दिया तो प्योर ऑक्सीजन का प्रेशर पता चल गया। और बच्चों इस प्रेशर को 760 से डिवाइड करके ATM में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्सीजन का हमें मास निकालना है। डेफिनेटली डेटा को देखकर समझ गए होंगे कि PV इज इक्वल टू NRT। N को ब्रेक कर देंगे बच्चों, N को ब्रेक कर देंगे और N को ब्रेक करके मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास आपको पता है, आप इस सॉल्यूशन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। एक तरीका ये भी है कि आप पहले, एक तरीका बच्चों ये भी है कि आप N को अलग कर दें और PV को नीचे ले आए, RT को नीचे ले आइए। P मौजूद है, V मौजूद है, R मौजूद है, T मौजूद है। ऐसा करने से आपने मोल निकाल लिए। अब क्या करना है, मास निकालने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा करने से आपको ऑक्सीजन गैस का मास मिल गया। बच्चों स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस। आपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट करना है और उसके बाद डेटा बनाना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो अननोन होता है उसको एक्स कहते हैं। तो अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको गिवन है 70.3।
कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन है 60. अंडर सिमिलर कंडीशन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास एंड आइडेंटिफाई अननोन गैस. आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है अननोन गैस का और उसको आइडेंटिफाई करना है. बताइए बेटा, सबसे पहला काम क्या होगा? ग्राहम्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे. RCO2 अपॉन RX इज इक्वल टू अंडर रूट MX अपॉन M अंडर रूट MCO2. और सारी वैल्यूज रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने अंडर रूट MX मालूम कर लिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. ऐसा करने से आपको अननोन गैस का मोलर मास मिल गया 32 ग्राम पर मोल. और इसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि 32 ग्राम पर मोल का मतलब ऑक्सीजन. वो जिसको अननोन कह रहे थे वो हमारी सबसे ज्यादा नॉन ऑक्सीजन गैस है. ये क्लास में भी हम कर चुके हैं, अभी भी लाजमी तैयार कर लीजिएगा. ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह बच्चों क्लास में सॉल्व करेंगे. और सेक्शन सी, राइट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी, ड्राइव इक्वेशन ऑफ रेडियस, ये आपने करना है. राइट पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ऑन देयर सेंट्रल एटम. ये तमाम काम रट्टे के काम हैं, मुझे पता है कि आप कर चुके होंगे और नहीं किया तो कर लीजिएगा. बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन. यहां तक तो अलग काम हो गया. इसके बाद आपसे कह रहे हैं, ये हमारी बुक का न्यूमेरिकल है, सिल्वर सल्फाइड इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस टू किल वाउंड. इट्स सॉलेबिलिटी, सिल्वर सल्फेट की सॉलेबिलिटी गिवन है. ओके. और व्हाट विल बी इट्स KSP, इसका KSP निकालना है. ये हमारी बुक का 7.8 है, हम इसको क्लास में भी कर चुके हैं. सबसे पहले सिल्वर सल्फेट को आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज करने के बाद इसका KSP लिखेंगे और इक्वेशन 1 कह देंगे. बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन को देखें तो उसमें सिल्वर सल्फेट के जितने मोल हैं सिल्वर आयन के मोल डबल हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन वही जो सिल्वर सल्फेट की थी. ठीक है बेटा, इन दोनों को हमने इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लिया और यूं हमें हमारा KSP मिल गया. ठीक हो गया. और इसके बाद बेटा अगर आप ये क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल ना कर पाए तो ऑप्शन एक और भी है. व्हाट इज एन आइडियल गैस, व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ड्राइव वैन डर वाल इक्वेशन फॉर करेक्शन वॉल्यूम एंड प्रेशर. बच्चों इस क्वेश्चन को लाजमी तैयार करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. और अगर ये भी ना कर सकें तो स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और प्रूव करना है कि W इज इक्वल टू P डेल V और QP इज इक्वल टू डेल H. ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी. ओके बेटा, चैप्टर 11 का क्वेश्चन है, इसको लाजमी रट लीजिएगा. डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आप करने का सवाल है और ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह हम क्लास में परफॉर्म करेंगे. और बच्चों इसके साथ ही आपका आदमजी कॉलेज का पेपर कंप्लीट हुआ. ठीक है. और अब मैं इंशाल्लाह आपसे PCHS गर्ल्स कॉलेज के पेपर पर
बात करूंगा। ये दोनों पेपर बहुत अच्छा करके, डीजे और आदमजी कॉलेज का पेपर बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। थैंक यू।